हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग अनसॉल्व पेपर 2021 से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में क्या हुआ था कि पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि अनसॉल्व पेपर के ही क्वेश्चन किए थे, बट वो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे अंगा नंबर क्वेश्चन। ये कल बताया था कि इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं भी सॉल्व किए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, एक बार देख लीजिए, पढ़िए ध्यान से। दिया गया है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। इसका कोण ज्ञात करना है। चलिए देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जल्दी, बार बार इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि सदिश ए वेक्टर का मान दिया है, सदिश ए वेक्टर बराबर दिया है। ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर का मान दिया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया है, और जो है बी वेक्टर का मान दिया है, और यहाँ से बी वेक्टर बराबर दिया गया है, बी वेक्टर का मान 3i कैप माइनस 2j कैप और दिया है प्लस k कैप। कह रहा है इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से दिया रहे और बोले कि इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला इसका बहुत ही सिंपल सा याद कर लीजिए। फार्मूला इसका होता है कॉस थीटा बराबर, आप बोलोगे ए वेक्टर डॉट निकालते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर अपान में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच में यदि कोण दिया रहे, दो वेक्टर दे रहे हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है। एक बार फिर से बोल दे रहा, सुनिए आप लोग ध्यान से। कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग निकालेंगे क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मान लिखेंगे। ए वेक्टर का मान क्या है देख रहे हैं आप लोग, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद डॉट बी वेक्टर का मान लिखते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा, एक चीज़ पता होगा, नहीं भी पता होगा तो यहाँ हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्या होता है कि अगर आई डॉट आई रहता है ना, अगर आई डॉट आई रहता है या फिर जे डॉट जे रहता है या फिर के डॉट के रहता है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर आई का आई के साथ डॉट निकालते हैं, के का के के साथ, जे का जे के साथ, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको आप लोग याद रखोगे, इसको याद रखोगे। यदि आई डॉट जे होता है, आई डॉट जे चाहे जे डॉट के रहे या फिर के डॉट आई रहे, इसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। जिसको याद हो अच्छी बात, नहीं याद है तो एक बार याद कर ली, क्योंकि याद रहेगा तभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से डॉट निकालते हैं। डॉट में क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि जब आई वाला जे के साथ करेंगे ना 0 हो जाएगा, और अगर जे वाला के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, के वाला आई के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। इसलिए हम केवल आई जे इस सभी संख्याओं में नहीं गुणा कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, केवल आई वाला आई के साथ लेंगे, जे वाला जे के साथ गुणा करेंगे, के वाला के साथ डॉट निकालेंगे बस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, इसका मान हो जाएगा, अगर आई का 3i के साथ डॉट निकालेंगे तो इसका मान आएगा 3, और आई इंटू आई होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और चलिए लिख देते हैं यहाँ 1, फिर माइनस, ये देखिए -2 है और -2 अगर गुणा करेंगे, आई वाला आई के साथ निकालें, जे के साथ नहीं करेंगे ना ही के साथ, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं। अब ये -2j का गुणा -2j में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 इंटू जे डॉट जे आएगा, जे डॉट जे का मान क्या होता है 1, प्लस 3k का गुणा k में करेंगे तो ये हो जाएगा 3k डॉट के का मान क्या होगा 1। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आएगा 3 एकम 3 और ये 4 और ये 3, 3 4 7 3 10। तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आ गया 10 आ गया। अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे। ध्यान से ऐसे देखते रहिए, सब समझ में आएगा। आप लोग अगर वेक्टर नहीं भी पढ़ोगे ना, तब भी बिल्कुल एकदम 100% पूरा समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिए बस। ए वेक्टर बराबर, चूँकि आपको पता है दिया है क्या, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया है। जब यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे ना, तो इसका मान जो हो जाएगा, ये अंडर रोड आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। मॉड ऑफ ए वेक्टर का जो मान होगा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 13 1 14। तो आपका मान ये आएगा अंडर रूट 14। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आ गया अंडर रूट 14। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसी तरीके से हम लोग मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान निकालेंगे। देखिए बी वेक्टर बराबर क्या दिया, ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर बराबर दिया गया है 3i कैप
-2j प्लस k, ये दिया है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम मॉड ऑफ बी वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ अगर मॉड ऑफ बी वेक्टर की बात करेंगे तो आप बोलोगे √i का गुणांक अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -2 का स्क्वायर करेंगे, k का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि जो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान आएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 1 14, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान भी आपका निकल के आएगा √14। तो हम यहाँ से बोल देंगे नाउ cos थीटा बराबर जो फार्मूला लगाएंगे, अब यहाँ से चूंकि cos थीटा बराबर क्या था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आप यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 10 है, तो यहाँ लिख देंगे 10 बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान है √14 इंटू मॉड ऑफ बी का मान ये भी √14 है, तब ये आपका मान आ जाएगा निकल के cos थीटा बराबर 10 बटे √14 मिल के हो जाएगा 14। अब ये 2 5 10 2 7 14, तो ये आपका आंसर जो निकल के आएगा cos थीटा बराबर 5/7, यही आंसर होगा। या फिर आप अगर कोण पूछ रहा थीटा बराबर करेंगे तो इसको ये हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, तो आपका जो एंगल निकल के आएगा ये हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था। एक बार ध्यान से देखिएगा, हम दिखा दे रहे हैं एक बार। ए वेक्टर बराबर दिया है i कैप -2j प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है 3i कैप -2j प्लस k कैप। तो कह रहा है इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, यहाँ हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोग फार्मूला याद रखे रहिए, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल, आप देख भी सकते हो। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ से ए वेक्टर का मान ये दिया है, बी वेक्टर का मान दिया है, यहाँ से इसका जब डॉट निकालेंगे हम क्या किए, केवल आई डॉट वाला आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ डॉट निकालें बस, क्योंकि हमें पता है आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। यहाँ लिखे भी हैं आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के बराबर 1 लिखे हैं, और ये आई जे और जे के और के आई इसके साथ अगर डॉट निकालते हैं इसका मान 0 आता है। इसलिए हम किए क्या है कि केवल आई वाला आई के साथ किए, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, क्योंकि और अगर हम करेंगे भी तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 10 आ जाएगा। ए वेक्टर का मान ये दिया है, ये आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, इसका जब मॉड निकाल लेंगे तो आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका मान निकल के आएगा ए वेक्टर का मान √14। इसी तरीके से बी वेक्टर का मान भी √14 आएगा। जब यहाँ से cos थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा cos थीटा बराबर 10 बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर अर्थात √14 इंटू √14, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 10/14। ये आपका जो आंसर हो जाएगा cos थीटा बराबर 5/7 अर्थात थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो तीसरा नंबर ये 4 नंबर में पूछे थे, जो है ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अभी हम 2021 की बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना, ये 2021 बोर्ड एग्जाम की बात प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 तो सिद्ध कीजिए कि 2x² + 1 बराबर √5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 के का, ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आप लोग दिया है यदि साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 तो सिद्ध करो कि, यही सिद्ध करना है कि 2x² + 1 बराबर √5। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दिया है साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर ये आपका है π/2 दिया है। अच्छा, आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही ये क्वेश्चन है। आप लोग स्टार्टिंग में जब पढ़े होंगे तो इसको याद करिए। एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, किस प्रॉपर्टी में आप लोग इसको पढ़े होंगे, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। जिसको नहीं याद होगा ये लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो अब हम यहाँ से क्या ये बताइए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x अर्थात ये π/2 ऐसे रहने देंगे, साइन इनवर्स x इधर लाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, बराबर क्या यहाँ बचेगा, तो केवल cos इनवर्स x आएगा, केवल cos इनवर्स x आएगा। तो यहाँ से हम क्या बताइए, साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यहाँ से क्या जो है tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसके स्थान पर ये देखिए, ये
पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या बोलेंगे, तो बोलोगे कास इनवर्स एक्स। इस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे कास इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए tan इनवर्स एक्स है। अब इस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, तो बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से ये tan इनवर्स के रूप में, ये cos इनवर्स के रूप में, तो चाहो तो tan इनवर्स एक्स को भी हम cos के रूप में कन्वर्ट कर लें या फिर cos इनवर्स एक्स को tan के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ से हम x का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए cos इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। लेट, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा रिपीट कर सकता है। मान लेते हैं लेट cos इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से आप क्या x बराबर cos थीटा बोलेंगे कि नहीं। और आपको ये भी पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण होता है। आपको ये पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ना याद हो तो लाल बटे कक्का करके आप याद कर सकते हो। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आप इसको आधार, x को आधार बोलोगे, अपान में 1 लिख सकते हो क्या, इसको कर्ण बोल दोगे। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज बना रहे हैं। इसमें इस पॉइंट को हम ए मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को बी मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को सी मान ले रहे हैं। अब cos थीटा बराबर, अगर इसको एंगल थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, यानी कि कर्ण होगा, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बेस होता है, अर्थात आधार होता है, आधार को ए से रिप्रेजेंट करती है। अब आधार बटे कर्ण है, आधार का मान क्या है, x है बोलते हैं, और यहाँ पे कर्ण का मान क्या है, 1 है। अब यहाँ से जब आप लंब का मान निकालेंगे तो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम त्रिभुज ए बी सी से ध्यान से समझने की कोशिश करिए। त्रिभुज ए बी सी से जब हम यहाँ से बोल देंगे कि tan थीटा का मान बताइए, तो आप बोलोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान क्या है, तो आप बोलोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आधार की बात करेंगे तो यहाँ आधार आपको दिख रहा है, आधार का मान x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x। तो यहाँ से आपका tan थीटा का मान आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x। या फिर आप थीटा बराबर इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x, ये हो जाएगा। आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ आप कन्वर्जन प्रॉपर्टी में भी cos इनवर्स एक्स को आप डायरेक्ट याद रखते हैं कि tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x। जिसको नहीं याद है तो आप ऐसे ट्रायंगल बना के इसको निकाल सकते हो। अगर याद है तो डायरेक्ट हम cos इनवर्स एक्स को डायरेक्ट tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान x बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था, ये हुआ है tan इनवर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे नाउ tan इनवर्स एक्स बराबर, ये क्या है, cos इनवर्स एक्स है। इस cos इनवर्स एक्स को हम बोले हैं थीटा, और यहाँ से थीटा का मान हम लोग क्या निकाले हैं, थीटा के स्थान पे tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स एक्स और यहाँ पे जो ये जो tan इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स है, cos इनवर्स एक्स अर्थात थीटा, थीटा का मान क्या आया है, tan के रूप में। तो आप बोलोगे tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x। अब यहाँ से tan इनवर्स आप कैंसिल कर दो, क्या बताओ, x बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x आएगा। अब x का गुणा x में करेंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो x स्क्वायर बराबर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए x स्क्वायर बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो x⁴ आएगा, और यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 को इधर पक्षांतर करोगे तो -1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे, लेकिन द्विघात समीकरण में यहाँ मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। 4 तो करेंगे क्या इसको, कि हम x स्क्वायर बराबर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम x स्क्वायर के स्थान में पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, देन ये हो जाएगा t के पावर 2 प्लस t माइनस 1 बराबर 0। अब दो नंबर्स ऐसा लो कि गुणा करने पे -1 हो और जोड़ने घटाने पे 1 हो, तो ऐसा फैक्टर आप नहीं बना सकते हो। जब फैक्टर ना बना पाओ तो तुरंत वहाँ अप्लाई कर देते हैं सीरीधरा 4 का सूत्र, अर्थात क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र भी बोला जाता है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ से बोलोगे t बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये क्या होता है, द्विघाती सूत्र इसको बोला जाता है, इसको द्विघाती सूत्र बोला जाता है।
इसको द्विघाती सूत्र बोला जाता है या फिर इसे श्रीधरा 4 का सूत्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम फैक्टर ना बना पाएँ, तो अब इसको लगाने से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए t बराबर -b की बात करेंगे तो यहाँ b का मान क्या मिलेगा, तो आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। -4 a का मान क्या है 1 इंटू c का मान -1 है बटे में 2a का मान कितना है, तो बोलोगे a का मान 1 है। यहाँ से जब इसको a t स्क्वायर प्लस बी टी माइनस प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 1 मिलेगा, c बराबर -1 दिख रहा है। तो यही जब इसके स्थान पे a b c का मान रख देंगे तो ये बनेगा t बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 कम 4 4 1 5, तो आपका आएगा अंडर रूट 5 बटे में 2। अब क्या करेंगे कि इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, इसको हम इधर कर देंगे अर्थात तिरछा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 का गुणा t में करेंगे तो ये आएगा 2t बराबर में -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से पुट किए थे, ये देखिए यहाँ से पुट किए थे एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट किए थे ना। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू वापस कर देंगे, यानी टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब अगर हम टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -1 दिख रहा है ना, जब इसको हम बराबर के इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा बराबर अंडर रूट में 5। यही आपको सिद्ध करना था। चलिए देख लेते हैं एक बार, यही आपको सिद्ध करना। ये देखिए ये देखिए ये देखिए सिद्ध कीजिए। कह रहा तो सिद्ध करो कि 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अंडर रूट 5। तो यही आपको सिद्ध करना था, तो ये आ भी गया है। यहाँ से देखिए ये देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, यही क्या करना था, प्रूव करना था। 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान लगेगा, अदरवाइज आपको कठिन लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे एक बार तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा शुरू से, एक बार देख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन यही था, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो सिद्ध करो कि 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अंडर रूट 5। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स बराबर हम π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, कास इनवर्स एक्स। अगर जिसको ये फार्मूला याद हो कि कास इनवर्स एक्स का डायरेक्ट कन्वर्जन प्रॉपर्टी होता है, कास इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स के रूप में क्या होता है, तो आप लोग टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स, अगर इनवर्स टेक्नोलॉजी फंक्शन में अगर कन्वर्जन प्रॉपर्टी पढ़े होगे तो ये डायरेक्ट टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स होता है। यहाँ से फिर ये इतनी चीज़ें आपको नहीं करना पड़ेगी, ये त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ये हो जाएगा, टेन इनवर्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका ये फार्मूला बनेगा, तिरछा गुणा करके फिर आप वर्ग कर दोगे, रूट हट जाएगा, फिर ये बन जाएगा द्विघात समीकरण बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में ये आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अंडर रूट 5 प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देखिए ग नंबर क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a डज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा वेक्टर b डज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर a प्लस वेक्टर b मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर दिया मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो दिखाइए कि अर्थात सिद्ध कीजिए कि सदिश a वेक्टर और b वेक्टर परस्पर लंब है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है 4 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ये रफ में नोट कर दिए हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0 दिया, बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू दिए, मॉड ऑफ बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0 और कह रहा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सिद्ध करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब है, अर्थात जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर सिद्ध करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। आपको यहाँ से गिवन है, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये गिवन है आपको ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और डज नॉट इक्वल 0 और मॉड ऑफ बी वेक्टर डज नॉट इक्वल 0, और दिया है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर दिया है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दिया है ना, ये दिया है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये लिख देते हैं कि गिवन, ये देखिए गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड में दिया है, हम बराबर कर देंगे, और दिया है क्या दिया है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इतना ये दिया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में घात 2 लेने पे कर देंगे। तो यहाँ से जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल पावर 2 बराबर में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल पावर 2। अब आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए वेक्टर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर
अब यहाँ से आप करोगे +2a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर, यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जब फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर और फिर क्या है -2a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे बराबर में a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर बच रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर और फिर बराबर में यहाँ बच रहा है -2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये ध्यान से देखिएगा 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, अगर हम -2a वेक्टर डॉट b वेक्टर को इस तरफ लेके चले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा +2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये हो जाएगा बराबर क्या करेंगे तो हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे। अब 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर मिल के दोनों जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से जब आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर करेंगे अर्थात दोनों पक्षों में जब हम 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ बटे में जब 4 करेंगे 4 4 कट जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर में यहाँ जब 0 में 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अर्थात जब 4 को हम इसके नीचे लेके चलेंगे यहाँ 0/4 होगा तो इसका मान 0 ही होगा। तो इससे ये प्रूव्ड होता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 आ गया। इससे प्रूव्ड होता है कि a वेक्टर और b वेक्टर आपस में परस्पर लंब होंगे। यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही प्रूव ही करना था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इस तरीके से करना, एकदम सिंपल सा। एक बार फिर समझ लीजिए, ये दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है मॉड में बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मॉड में दिया है। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, फिर यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा बराबर में -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। इसको जब इधर लेके चले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर, यहाँ 0 बचेगा। जब 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। जब a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर निकालेंगे तो 0। यही क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ख नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये वाला छूटा है ना, ये वाला भी इसको भी कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो रिपीट भी कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे फार्मूला। ये 11th में आप लोग दीर्घवृत्त, परवलय, वृत्त, सरल रेखा, ये सभी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। अति परवलय तो उसका सभी का आप समीकरण याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी जब आप समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ इसके जो है ज्योमेट्री, इसका ग्राफ आएगा। अगर आप पढ़े होंगे ना, इसका फार्मूला, इसका इक्वेशन जानते होंगे, इसका ग्राफ जानते होंगे, तभी आप समाकलन के अनुप्रयोग में क्वेश्चन भी कर पाओगे। और यहाँ भी क्वेश्चन तभी कर पाओगे अवकल समीकरण में जब आपका इसका इक्वेशन पता होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त के उस परिवार का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि x अक्ष पर और केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है ना, दीर्घवृत्त का समीकरण बताना है, दीर्घवृत्त का समीकरण बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट कर सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, और ये अवकलन का है। इसके लिए आप 11th में इसको पढ़े भी होंगे। देखिए ये दीर्घवृत्त की बात कर रहा है ना, दीर्घवृत्त को हम बोलते हैं इलिप्स भी बोलते हैं, दीर्घवृत्त। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या होता है कि दीर्घवृत्त का ग्राफ कैसे होता है, दीर्घवृत्त का ग्राफ कैसे बनाएंगे कि पहले हम एक चतुर्थांश खींचेंगे। ये चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश एक खींचेंगे हम लोग। उसके बाद ये चतुर्थांश हो जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसे एक ग्राफ खींचेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और इसको बोल देंगे वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन कहलाता है। और जो दीर्घवृत्त होता है, कह रहा है कि ये 0 0 से ये 0 0 यानी जिसका केंद्र 0 0 पर स्थित है, इसका केंद्र ये 0 0 पे होगा। तो इसका जो इक्वेशन ये जो बनेगा, तो हम मान लेते हैं ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, तो ये कुछ इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इन सभी पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिलाते हुए ग्राफ बनेगा, और ये बनेगा क्या, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा दीर्घवृत्त। और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और ए का मान हम मान लेते हैं a, 0 है। ठीक है, और यहाँ से
इसको बोल देंगे बी पॉइंट और इसका मान जो होगा 0,b। अगर ये 0,b है तो ये 0,- हो जाएगा, और यदि ये a,0 है तो ये हो जाएगा -a,0। तो ये हो गया। और इसका समीकरण क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं x² अपान में a² प्लस y² अपान में b² बराबर 1। अगर आप अवकल समीकरण नहीं भी पढ़े होगे ना तो भी आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि आप 11th में दीर्घवृत्त पढ़ते हो। दीर्घवृत्त का समीकरण यही होता है कि x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1। और ये दीर्घवृत्त होता है। दीर्घवृत्त का चित्र कुछ इसी तरीके से बनता है। ये चतुर्थांश दीर्घवृत्त का ये चित्र हो गया। अब ये देखिए क्या कहते हैं, जो अवकल समीकरण होता है, कल हम अवकल समीकरण के एक क्वेश्चन भी बताए थे, कोटि तथा घात। कोटि और घात से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिनिमम 1 नंबर का तो रहता है। अगर आपको 1 नंबर पाना है तो आप इसके पहले वाली क्लास को इसको देख सकते हैं, और स्टार्टिंग में ही हम उसका कॉन्सेप्ट बताएं किस तरीके से कोटि और घात बताया जाता है। आप इक्वेशन को देख के ही तुरंत बता सकते हैं, और आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे, आप सेकेंडों में आंसर बता सकते हैं 1 नंबर का। तो आप उसको कोटि और घात क्लियर कर सकते हैं अवकल समीकरण में। और एक क्वेश्चन ये भी है, ये कहा है कि दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब इसका कह रहा है कि अवकल समीकरण ज्ञात करना है। अवकल समीकरण में जो अचर पद होते हैं ये अचर पद नहीं होते हैं। अवकल समीकरण हम बताए थे, कल ही बताए थे कि अवकल समीकरण क्या होता है और उसमें कौन कौन से टर्म रहते हैं। हम कल ये बताए थे कि अवकल समीकरण में एक x होता है, एक y होता है और एक dy/dx होता है। x को स्वतंत्र चर बोलते थे, y को परतंत्र बोलते थे, तो dy/dx को ये समझिए, जब किसी भी समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र और ये क्या है, अवकलज है, अगर ये तीनों चीज़ें अगर किसी समीकरण में उपस्थित होते हैं तो ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण बोला जाता है। इसको डिटेल में कल वाली क्लास में बताया था, आप उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसको हम x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1 है। यहाँ से हमें करना क्या होगा कि a² और b² को निगलेक्ट करना होगा, इसको हटाना होगा, क्योंकि जो समीकरण होता है, जो अवकल समीकरण होता है, उसमें आचर पद नहीं होने चाहिए। जो अवकल समीकरण होता है वो केवल x, y और dy/dx के रूप में ही होना चाहिए। इसलिए हम करें क्या, इस समीकरण को, ये किसका समीकरण है, तो आप बोलते हो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। ये क्या होता है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। इस समीकरण को हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इस समीकरण को दोनों पक्षों में हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हाफ x² अपान a² होगा। चलिए इसको कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं, dy/dx हाफ 1 अपान a² अचर पद है, बाहर कर देंगे। फिर यहाँ से x² प्लस में 1 अपान b² अचर पद है, बाहर कर लेंगे। फिर dy/dx हाफ y² बराबर में क्या है, 1 है, तो dy/dx हाफ 1। और अब आपको पता है 1 अपान a² dy/dx हाफ x² x पावर n का फार्मूला कल बताए थे, जिसको नहीं याद हो, n x पावर n -1 होता है, लिख लो। बाकी x² का अवकलन होता है 2x होता है। क्या होता है, तो 2x होता है, प्लस 1 अपान b² इंटू, अगर y² का अवकलन यदि आप करोगे तो आएगा 2y, फिर y का यदि अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में, अगर dy/dx आप 1 करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका मान निकल के आ रहा है 2x अपान में a² प्लस में क्या है, तो यहाँ से 2y अपान में b² बराबर में dy/dx इंटू बराबर क्या है, 0 है। इतना आ गया। अभी भी क्या है कि यहाँ पे अचर पद नहीं हटे। पहली बात तो अचर पद हटाने, दूसरी बात आपको ये पता करना है कि इस समीकरण को हमें कितनी बार अवकलन करना होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि अवकल समीकरण में जितने भी अचर पद रहते हैं ना, तो हम उतनी बार उसको अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बार समाकलन, ये क्या है, अचर पद है, a और b 2 अचर पद है, इसलिए इस समीकरण को हम 2 बार अवकलन करेंगे। अभी केवल 1 बार अवकलन किए हैं। अब करेंगे क्या, पुनः जो है, पुनः दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। फिर से इसको x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ना, तो 2 अपान a² अचर पद है। अब इस बार नहीं लिख रहे हैं, समझिए, डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। 2 अपान a², अब जब x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, हाँ, प्लस यहाँ पे आपको 2 फलन दिख रहे होंगे, यहाँ पे 2 फंक्शन दिखेंगे, एक जो है 2 अपान b² अचर पद है, एक y दिखेगा, एक dy/dx। तो यहाँ पे 2 फंक्शन वाला फार्मूला लगेगा। और 2 फलन अगर दिए होते हैं तो उसका अवकलन ज्ञात करने का आपको फार्मूला याद है, फर्स्ट फंक्शन इंटू dy/dx आप सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx आप फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से 2 अपान b² अचर पद बाहर कर दिए, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन y को मान ले रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन y इंटू dy/dx आप सेकंड फंक्शन करेंगे तो dy/dx का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 प्लस सेकंड फंक्शन यानी dy/dx, फिर y का करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा, फिर से बराबर क्या करेंगे आप, 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2 अपान a² प्लस
2/b² y, ध्यान से देखिएगा, y d2y/dx2 प्लस में ये dy/dx सेम है तो इसको हम क्या कर देंगे, dy/dx का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 0। अब यहाँ से इसको अगर हम पक्षांतर कर दें तो एक बार चलिए इसका गुणा पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y/b² d2y/dx2 होगा प्लस में 2/b² dy/dx का होल स्क्वायर है बराबर में, अगर ये 2/a² बराबर किधर लेके चले आएंगे तो -2/b क्या है, ये a² है तो ये a² हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये जो अचर पद है ना, ये 2/b² जो कॉमन था ना, इसको हमें गुणा नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब कर दे रहे हैं। क्या 2/b² का गुणा मत करना है, हाँ गुणा मत करिए इसको, 2/b² ऐसे रहने दो। यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में क्या होगा, y d2y/dx2 हो जाएगा, dx2 प्लस में यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा -2/a² है। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ से मान आएगा y d2y/dx2 प्लस ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर बराबर में ये b² इधर लेके आएंगे तो -b²/a² हो जाएगा, -b²/a² हो जाएगा, ठीक है, -b²/a² हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -b²/a²। अब क्या करिएगा कि इसको आप y d2y/dx2 अपान में dx2 हो जाएगा ना, d2y/dx2 हो जाएगा प्लस dy/dx क्या है, होल स्क्वायर, अब बराबर -b² अपान में a² है ना। तो अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ -b²/a² का मान लिखेंगे, क्या करेंगे, -b²/a² का मान लिखेंगे। इसका मान निकालेंगे कहाँ से, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से, ये देख रहे हैं क्या, 2x अपान में a² प्लस 2y/b² dy/dx बराबर 0 है ना। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे 2y/b² dy/dx बराबर, जब इसको पक्षांतर करेंगे ना इधर तो ये आ जाएगा -2x/a²। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे a² इधर लेके चले आएंगे, a² इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा y अपान में ये देखिए यहाँ क्या बचा है y और ये अगर x नीचे लेके चले आएंगे तो अपान में x और ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये आपका आएगा b² को गुणा जब यहाँ करेंगे तो यहाँ x तो नीचे लेके चले आएंगे, b² यहाँ ऊपर लेके चले आएंगे तो -b²/a²। तो यहाँ से आपका मान निकल रहा है b²/a² का जो मान आएगा -b²/a² का, तो आप बोलोगे y/x dy/dx, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बोलेंगे समीकरण 1 से ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए y d2y/dx2 प्लस में dy/dx का क्या है, होल स्क्वायर बराबर -b²/a² है। अभी इसका मान हम क्या बताए हैं, y/x dy/dx, इसको हम समीकरण 1 माने थे। समीकरण 1 से -b²/a² का मान क्या निकल के आया था, तो y/x dy/dx। यदि अब x ये हर में दिया है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दो तिर्यक गुणा कर देंगे, x गुणा y में करेंगे तो ये निकल के आएगा xy d2y/dx2, अब फिर क्या है प्लस x गुणा यहाँ भी होगा तो x dy/dx का होल स्क्वायर है बराबर में क्या है y dy/dx, y dy/dx। यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको आप पक्षांतर भी कर लीजिएगा। बाकी अब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है ना, ये जो अवकल समीकरण आया है ये केवल x y और dy/dx के रूप में ही है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसको पक्षांतर भी कर सकते हो, तब जब पक्षांतर करोगे ये बनेगा
एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 बन जाएगा। और यही क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। यही जो है दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। और ये दीर्घवृत्त का समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, यदि आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आसानी से एक बार कर लोगे, ठीक है ना। इसको कितनी बार अवकलन करना था, 2 बार, क्योंकि जो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है तो आप देख रहे हो दीर्घवृत्त की ये समीकरण, ठीक है ना। दीर्घवृत्त का ये दीर्घवृत्त है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे अगर आप फिगर बना लेंगे तो और अच्छी बात है। उसके बाद ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। इसको आप क्या करना है, 2 बार इसका अवकलन करना है, क्योंकि इसमें 2 अचर पद मौजूद है। किसी भी समीकरण में जितने अचर पद होते हैं उतनी बार उसको अवकलन करना होता है। तो यहाँ 2 पद दिए हैं, इसलिए इसको 2 बार अवकलन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में हम अवकल समीकरण लिखेंगे ना, उसमें अचर पद उपस्थित नहीं होने चाहिए। हम किसी तरह से उस अचर पद का मान निकाल के जो अवकल समीकरण लिखेंगे उसमें केवल एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स के रूप में ही होना चाहिए आंसर। लास्ट में ये देखेंगे आप, तो जब जो इसमें आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है एक्स वाई डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये हम यहाँ बराबर लिखे हैं। अगर आप इसको पक्षांतर कर दोगे तो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी ऐसे भी। यही क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये घ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 और ये दूसरा बिंदु है 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। ये दोनों बिंदुओं से जाने, ये बिंदुओं और इतने बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है समांतर है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ये दिया है, बिंदुओं दिया है 4, 7, 8 और 2, 3, 4 दिया है। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसको हम ए बोल दे रहे हैं, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोल दे रहे हैं, और इसको सी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोल देंगे, ठीक है ना, डी बोल देंगे। अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, अगर ओ ए वेक्टर बोलेंगे तो इसका मान हो जाएगा, सभी के साथ डायरेक्शन हो जाएगा 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप लिख देंगे। और जब ओ बी वेक्टर निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर का मान ये हो जाएगा 2, 3, 4 दिया है तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हम सभी का पोजीशन वेक्टर निकाल दे रहे हैं। और अगला जो बिंदु दिया है, ये दिया है ओ सी वेक्टर। जब निकालेंगे तो ओ सी वेक्टर का मान आ जाएगा -i कैप -2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। और जब ओ डी वेक्टर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ डी वेक्टर का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम ए बी वेक्टर का मान निकालेंगे ना, ए बी वेक्टर का मान यदि हम लिखें तो आप ए बी वेक्टर को बोलोगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से आप ओ बी वेक्टर का मान बोले हो, ओ बी वेक्टर का मान कितना आया है, तो ओ बी वेक्टर का मान ये देखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो यहाँ से ओ बी वेक्टर का मान यही लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर माइनस करेंगे ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मान ये दिख रहा है आपको 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। तो यही लिख देंगे, क्या होगा 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी वेक्टर का मान, ए बी वेक्टर बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे, जब माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 4i कैप माइनस 7j कैप माइनस 8k कैप। जब यहाँ 2i कैप में माइनस 4j कैप माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 2i कैप। अब जब प्लस 3j कैप में माइनस 7j कैप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप है माइनस 8k कैप है। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 4k कैप। ये आ गया आपका ए बी वेक्टर का मान आ गया, ए बी वेक्टर का मान ये आ जाएगा। इसको हम बोल दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए समीकरण 1। अब इसी प्रकार से ए बी वेक्टर निकालें ना, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे सी डी वेक्टर निकालेंगे। जब सी डी वेक्टर बोलेंगे तो आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, क्या बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, अर्थात ओ डी वेक्टर माइनस में ओ सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी कि आप बोलते हो हिंदी में डी का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। तो यहाँ से जब सी डी वेक्टर बराबर लिखते हो ओ डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर का मान ये देख लीजिए एक बार आप लोग,
ये है OD वेक्टर का मान है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और OC वेक्टर का मान है -i माइनस 2j प्लस k है, ठीक है ना। इसी को लिखना है हमें, तो यहाँ से लिखेंगे OD का मान क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप है, माइनस कर देंगे OC वेक्टर का मान है -i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा CD वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, माइनस से जब गुणा करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस आई कैप होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2j कैप प्लस क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा k कैप, ठीक है। अब यहाँ से अगर आई कैप में आई कैप आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2i कैप, प्लस 2j में जब 2j जोड़ोगे तो आएगा 4j कैप, और यहाँ से जब प्लस 5k में से माइनस k घटाओगे तो आ जाएगा प्लस 4k कैप। ये आ गया CD वेक्टर। चूंकि कह रहा है कि ध्यान से समझिए, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये घ नंबर क्वेश्चन था, ये बोल रहा है कि दिखाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 समीकरण आया है, ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण हम 2 बोल दे रहे हैं। अब देखिए, कोई भी रेखा समांतर कब होती है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2 के। जब ये आपस में बराबर होती है तब क्या होती है, ये रेखाएं समांतर कहलाती है। तब ये रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है। तो यहाँ से देखोगे आप A1, इसको हम A1 बोल रहे हैं, A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप बोल दे रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। तो यहाँ से आप देखोगे A1 का मान क्या, -2, आप यहाँ से पाओगे क्या, A1 का मान -2 बोलोगे, अपान में A2 का मान क्या बोलोगे, 2 बोलोगे यहाँ से, बराबर में B1 का मान यहाँ से क्या बोलोगे, -4। ये देखो -4 है ना, B1 का मान -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 बटे में B2 का मान यहाँ क्या है, +4। समीकरण 1 और 2 ले रहे हैं, प्लस C1 यहाँ समीकरण 1 में देखेंगे क्या है, -4 है, k का गुणांक क्या है, -4 है, और यहाँ k का गुणांक क्या है, +4 है। तो यहाँ से हो जाएगा -4/4। अगर आप इसको जब डिवाइड करोगे ना, जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ से 4 1 कम 4, ठीक है, ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा। तो आपका -1 बराबर -1 बराबर -1, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब कभी भी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो ये रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। यही क्या करना था, प्रूव्ड बोल दो। अतः जो जाने वाली रेखा होगी वो क्या होगी, समांतर होगी। अतः रेखाएं समांतर होगी, यही प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। आप करेंगे क्या, यहाँ से पोजीशन ऑफ वेक्टर यानी AB वेक्टर और CD वेक्टर का मान निकाल के तुरंत आप समांतर के लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि इन तीनों का मान बराबर होगा तो रेखाएं समांतर होंगी, यदि बराबर नहीं होता तो रेखाएं समांतर नहीं होती। यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए। ये तो 2021 के अनुसार पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। बात यह है कि हम सारे पेपर एक साथ ही करा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आप लोग स्किप करने लगते हो। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन का सेट बता रहे हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे, एकदम बेसिक साथ बता रहे हैं। यदि आप मैथ पढ़े भी नहीं होगे ना, तो भी यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और यदि इसी तरीके से 5 प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आप चाहे मैथ पढ़े हो या ना पढ़े हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइएगा, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा अगली क्लास में हम उसको क्लियर कराएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे कल की क्लास में।